Hello friends, in this video we will study class 9 third chapter science atoms and molecules। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स लाइक दैट, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे हम इसमें। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए थे, वो सभी यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट थे महर्षि कनर, एक इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन की फिलोसोफर। ओके, इन्होंने बताया कि हम एक चीज़ को जब तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाता है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अणु और परमाणु कहते हैं। एंड दीज आर नोन एज अणु इज़ एटम एंड परमाणु इज़ मॉलिक्यूल। एक और इंडियन फिलोसोफर थे पकुधाकत्य। इन्होंने क्या बताया था दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स है कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ओके, और यही जो है हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर देते हैं। ये तो हो गई साइंटिस्ट की बात। उसी टाइम पे ग्रीक के फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। उन्होंने क्या बताया था कि जब हम कोई मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं होते। डेमोक्रिटस कॉल दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स। डेमोक्रिटस ने उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स नहीं टूट सकते, उनको एटम्स बोला था। एटम्स मीन्स इनडिविजिबल विच कांट बी डिवाइडेड। उसके ऊपर all this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। इसके ऊपर किसने क्या बताया है, उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया, नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, ज़्यादा वर्क नहीं था। ये आइडियाज़ टिल 18th सेंचुरी तक उन्होंने सोचा था हो जाएंगे, लेकिन जब 18th सेंचुरी एंड हुई तो साइंटिस्ट को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता चला कि क्या होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लवोइजियर, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने दो लॉ बताए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, और वो दो लॉज क्या थे, किसने दिए थे, टू लॉज किसने दिए थे। फर्स्ट लॉ का नाम था आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली दो लॉज को मिलाकर बोलते हैं। इसके अंदर दो लॉज आते हैं। एक लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनदर लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये दोनों ने लॉ दिए थे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या होता है, इस लॉ में बेसिकली क्या बताया गया है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो H2 + O2 फॉर्म 2H2O, फॉर बैलेंसिंग विल पुट 2 हेयर। इसके अंदर ये बताया गया है इस लॉ के अंदर कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। दोनों का मास सेम होना चाहिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स इधर होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स इधर होंगे, इनका हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, प्रोडक्ट का मास लिखेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनका मास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये लॉ बेसिकली कहना क्या चाहता था कि मास जो है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये इस लॉ की डेफिनेशन है। इफ़ एनीवन विल आस्क यू दैट व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन यू विल से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. We will write here law of conservation of mass states that
स्टेट्स दैट मीन्स उसकी स्टेटमेंट है ये, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और nor destroyed in a chemical reaction। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें मास को हम ना ही बना सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, जितना मास पहले था उतना ही मास उसका बाद में होगा। ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक आपके न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन लिख देगा, रिएक्टेंट मान लो 2 है, प्रोडक्ट 1 है, इसका मास बता दिया, इसका मास बता दिया, इसका निकालो। ऑफ कोर्स आप इसमें से माइनस करके इसका मास निकालोगे। ओके, बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास तो सेम होता है, तो इट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद है आपका सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इस लॉ में क्या है, इस लॉ की सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। किसने दिया था ये लॉ? प्राउस्ट ने दिया था। कैसे दिया था? एज इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर the elements are always present in definite proportion by mass, definite proportion by mass। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट होता है वो एक मास के फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में प्रेजेंट होते हैं। ओके, 1:8 में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हुआ है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ होगा। ओके, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन यूज़ हुआ है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ होगा। सो अगर जो आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। ऐसे नहीं है कि आप ये 2 कर दो तो ये 8 ही रहेगा, 4 कर दो ये 8 ही रहेगा, नहीं, ये भी उसके अकॉर्डिंग बाय मास हमें एक कांस्टेंट, एक फिक्स रेशियो होता है जो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर जो ये रेशो आता है ये 14:3 का आता है। 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये 3 का आ जाएगा, नाइट्रोजन है वो 14 की रेशियो में आ जाएगा। मीन्स अगर 14 ग्राम आप नाइट्रोजन ले रहे हो तो हाइड्रोजन इसके लिए आपको 3 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर ये आपको 28 ग्राम लेना है तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू टेक। सो ये 2 एग्जाम्पल जो हैं वो NCERT में थे। ये जो NCERT में एग्जाम्पल है वाटर का एंड अमोनिया का। इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अब इसकी ये प्रॉब्लम आए कि लोगों को इनकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर which was till then just a philosophy. He took the name of atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. इसमें क्या लिखा हुआ है? डाल्टन ने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को बताया, लेकिन बाद में सिर्फ इसको एक फ़िलॉसफी बोल के हटा दिया गया कि ये सिर्फ एक फ़िलॉसफी है, इसका कोई रियल मतलब नहीं है। लेकिन डाल्टन ने उनका नाम क्या दिया? एटम दिया। ओके, एटम जो पहले ग्रीक साइंटिस्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उनका नाम उसने एटम लिया। एंड देन ही सेड दैट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मैटर के जो होते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स ही होते हैं।
उसकी जो थ्योरी थी ये इन दो लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर आर टू लॉज इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन बता सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसके बाद डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसने अपने कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए थे। वो पोस्टुलेट क्या थे? डाल्टन ने 5 पोस्टुलेट बताए थे। फर्स्ट क्या बताया था कि हर मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिनको एटम बोलते हैं, और वही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड उसने क्या बताया था कि जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स हम उन्हें और तोड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट उसने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उस जितने भी एटम्स होंगे वो सभी दिखने में, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका मास सेम होगा, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। फोर्थ उसने क्या बताया था, एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मास होंगे। सेम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं सबके सेम मास होंगे, सेम प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मास होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बताया था, जो एटम्स है वो एक रेशियो में कंबाइन होते हैं, होल नंबर की फॉर्म में कंबाइन होते हैं, पॉइंट्स में कंबाइन नहीं होते हैं। ओके, ये उसने कुछ पोस्टुलेट्स बताए गए थे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which participate in chemical reaction. Atom are indivisible particle which cannot be destroyed or created in a chemical reaction. Atoms of given element are identical in mass and chemical property. Atom of different element have different mass and chemical property. Atom combine in the ratio of small whole number to form compound, and the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. ये डाल्टन के लॉज थे, डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दिए थे। सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम दिस बुक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, डाल्टन ने दिए थे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द 6 डिफरेंट पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन बाय डाल्टन? ओके, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि एटम्स के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। सो इसके बाद है आपका व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या होता है? एटम के बारे में पढ़ेंगे अब हम। एटम मीन्स कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ बनाने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की नीड होती है उनको बोलते हैं एटम। ओके, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की नीड होती है, ब्रिक। ओके, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती है वो एज ए एटम काम करती है। सिमिलरली जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर द building blocks of matter। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम बात करें इनके साइज़ की तो एटम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है। ठीक है, हम जितना सोच सकते हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick as sheet of paper। जैसे हम मतलब मिलियंस ऑफ एटम को जब हम कंबाइन करें तब जाके वो इतना बनेगा कि एक शीट ऑफ पेपर को इतना, मीन्स इतनी ये जो शीट है, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को कंबाइन करें तब जाके इतना साइज़ होगा। ओके, हम एटम की जो रेडियस है वो नैनोमीटर में मेजर करते हैं हमेशा नैनोमीटर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नैनो? 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, अगर आप बात करें हाइड्रोजन के एटम की तो उसका साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर। वाटर के मॉलिक्यूल उसका रेडियस होता है 10⁻⁹ मॉलिक्यूल।
जैसे कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उसका होता है 10⁻⁻8 मीटर। सैंड, मिट्टी का एक ग्रेन, उसका होता है 10⁻⁻4 मीटर। आंट का एटम की बात हो रही है 10⁻⁻3 मीटर। एप्पल की बात करूँ 10⁻⁻1 मीटर। ये साइजेज है इनके, एटॉमिक रेडियस है इनकी। ओके, इसके बाद है यहाँ पे ऊपर एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। कह रहे हैं कि जब एटम इतने ही छोटे हैं, इतने ही इनसिग्निफिकेंट है, तो हमें उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है सिर्फ एटम से मिलकर बना हुआ है। ओके, वी मे नॉट एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। ये चाहे हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो वहाँ पर हैं और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके, लेकिन मॉडर्न टेक्निक से हम इनको देख भी सकते हैं। ओके, ये एक सिलिकॉन की सरफेस की फ़ोटो दी गई है उनके एटम्स के। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये डाल्टन जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने सिंबल्स को यूज़ किया था। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज दो सिंबल्स। ओके, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए दिए थे, जो क्या थे। हाइड्रोजन के लिए उसने क्या सिंबल दिया, एक सर्कल बना के उसके अंदर एक डॉट, ये उसने हाइड्रोजन के लिए दिया था। ओके, फॉस्फोरस के लिए ऐसे दे दिया, जैसे ये करके इस तरीके से, इसमें आपको यू कैन कलर इट, ये उसने फॉस्फोरस के लिए दिया था P4। एंड ये कॉपर के लिए था, गोल्ड के लिए कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मरकरी। ये कुछ सिंबल्स थे जो डाल्टन ने दिए थे। लेकिन बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि हम ऐसे सबको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ओके, तो उसने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जो इनका नाम होता है उसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स उनके सिंबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था वो ज़्यादा यूज़ हुआ था। In the beginning, the names of elements were derived from the name of place where they were found for the first time. सबसे पहले सोचा गया कि इनका नाम हम कैसे देंगे कि कोई भी एलिमेंट जहाँ पे मिला है, जहाँ पे जिस प्लेस पे वो मिला है उसके नाम पे दे देंगे। जैसे कि कॉपर है, किप्रस से मिला है तो उसका नाम सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ नेम्स उनके कलर्स के बेसिस पे दे दिए। जैसे कि गोल्ड है, वो इंग्लिश वर्ड येलो कलर का होता है, आजकल IUPAC नेम देने लग गए हैं। IUPAC नेम मीन्स कुछ स्पेशल नेम देने लगे हैं। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट, सिंबल और यूनिट्स का नाम देती है। और वो कैसे देती है, मेनली क्या करती है, फर्स्ट ईयर 2 लेटर लेती है एलिमेंट के नेम का। फर्स्ट लेटर सिंबल का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप बोलते हो अपर केस, क्या बोलेंगे, अपर केस। जो सेकंड लेटर होता है उसको बोलेंगे लोअर केस, वी विल से इट लोअर केस। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर इसका फर्स्ट वर्ड H लिया, एल्यूमिनियम के अंदर AL लिखेंगे, नॉट AL। दूसरा वर्ड कभी भी कैपिटल नहीं लिखेंगे। कोबाल्ट का CO लिखेंगे। अगर हम इस तरीके से लिख देंगे, O भी बड़ा लिख देंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट का नहीं बचेगा, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिंबल कैसे बना, कोई भी चीज़ है उसका फर्स्ट लेटर ले लिया और फिर कोई बीच का लेटर ले लिया। जैसे कि क्लोरीन है, C लिया एंड देन L लिया, जिंक के अंदर Z लिया एंड देन N लिया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम इनका लैटिन या ग्रीक या फिर जर्मन नेम से इनके सिंबल बना सकते हैं। जैसे कि आयरन का सिंबल IR नहीं होता, आयरन का जो नेम है वो लैटिन नेम उसका फेरम होता है। आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, FERRUM, यहाँ से आयरन का सिंबल आया Fe। ओके, ऐसे ही सोडियम जो होता है उसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है, नेट्रियम, यहाँ से इसका सिंबल आया Na।
ऐसे जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का साइंटिफिक नेम केलियम होता है, केलियम, यहाँ से उसका सिंबल आया के. K is the symbol of potassium, Na is the symbol of sodium and Fe is the symbol of iron. ये इनका यूनिक नेम दिया गया. ओके, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे नेमली सिम्बल्स दिए हुए. एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, आर्गन का Ar. इस तरीके से आप अलग अलग सिम्बल्स इसमें याद कर सकते हैं. इसके बाद आपका एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, यहाँ पे भी डाल्टन साइंटिस्ट थे, डाल्टन, जिन्होंने क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग मास होता है. एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक एटॉमिक मास. उसका अपना अलग एटॉमिक मास होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. अपना अलग मास होगा. थ्योरी कुड बी, और ये जो थ्योरी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करती है. ओके, यहाँ पे नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का. कार्बन मोनोऑक्साइड का मास इसने कैलकुलेट मतलब बताया गया कि कैसे था. ये कैसे बताया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO. एक CO का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 ग्राम तो आपका कार्बन लगता है एंड 4 ग्राम आपका ऑक्सीजन लगता है. मीन्स कार्बन कंपाउंड विद 4/3 टाइम ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल है. कार्बन अगर 3 ग्राम चाहिए तो ऑक्सीजन 4 ग्राम चाहिए. ओके, कार्बन अगर 3 ग्राम चाहिए तो ऑक्सीजन 4 ग्राम चाहिए. मीन्स कार्बन का एक मॉलिक्यूल कितने टाइम्स कार्बन का, अगर हम कार्बन को 1 लेंगे, जैसे 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम कार्बन के 4 यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन के साथ 4/3 हो जाएगा. तो ऑक्सीजन 4/3 टाइम्स कार्बन इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इसके पीछे एक एटॉमिक मास यूनिट लगती है, उसको बोलते हैं AMU. ठीक है, लेकिन IPAC के नेम के बाद इसको सिर्फ U लिखने लग गए. इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, MEU. इसकी प्रोनाउंसिएशन म्यू की तरह बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं. ओके, देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 म्यू. कार्बन का फिर एटॉमिक मास 1 म्यू एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1.33 म्यू. 4/3 को डिवाइड किया 1/1.33 म्यू. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers. हम इनको अगर होल नंबर की तरह पढ़ें तो ज़्यादा इजीली होगा हमारे लिए पढ़ना, है ना. While searching for various atomic mass, and scientists initially took 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. ऑक्सीजन का मास बताया गया है यहाँ पे. ऑक्सीजन का मास वैसे मेनली होता है 16 AMU, लेकिन यहाँ पे अगर एटॉमिक मास ले रहे तो 1/16. ओके, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है. एटॉमिक मास यूनिट के मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर. मेनली होल नंबर में दिया जाता है. ओके, 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट. 1961 में इसको एक्सेप्ट किया गया. C12 आइसोटोप को एक रेफरेंस चूज़ किया गया कि हम उसके बेसिस पे दूसरे का मास कैलकुलेट करेंगे. C12, इसको आप आगे 1/12 लिखोगे. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, 1 AMU की डेफिनेशन. 1 AMU इज़ मास यूनिट इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. 1 AMU इज़ व्हाट? 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मास, बस. ओके, इसके बाद यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया गया एक फ्रूट सेलर का. फ्रूट सेलर एक फ्रूट बेच रहा है जिसके पास उसका स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो वो एक वाटरमेलन लेता है और उसको स्टैंडर्ड बना के देखता है. स्टैंडर्ड बना के दूसरों का मास को कैलकुलेट करता है. इसके बाद है एटॉमिक मास दिए गए हैं यहाँ पे. हाइड्रोजन का 1, कार्बन का
12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, यू विल लर्न ऑल दिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, तब वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जुड़कर एक मैटर बनाते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। So in this video we will study till here. In next video we will study next topic, what is a molecule. एटम हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में 2 चीज़ पढ़नी थी हमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स हमने इसमें कंप्लीट किया है, वी विल स्टडी मॉलिक्यूल्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो till then, thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like it. Thank you.